बालासोर सिर्फ ट्रेन हादसे की जगह नहीं बल्कि एक शख्स के लिए आईना बन गया है और आईने में दिख रही उसकी तस्वीर बेहद बदसूरत है। हालांकि डीएम के पद पर रहते इसी बालासोर ने कभी उसको शोहरत, इज्जत और नाम दिया था, लेकिन वही सब कुछ अब दाग में तब्दील हो गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की। भले ही गोदी मीडिया उन्हें ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव के काम में पसीना बहाते हुए दिखाया हो, लेकिन रेलवे को इस नियत तक पहुंचाने के लिए वह कम जिम्मेदार नहीं हैं। वैष्णव की शख्सियत उनकी महत्वाकांक्षा का बोझ नहीं सह सकी और पतन के पाताल में समाती गई। दरअसल कम समय में ज़्यादा हासिल करने की लालच का उन्होंने जो पहाड़ खड़ा किया था, उसी का शिकार रेलवे हो गया। दुर्गत की अखाई बेहद गहरी है और समय के साथ और चौड़ी होती जा रही है। इंजीनियर से नौकरशाह, नौकरशाह से कारपोरेट और कारपोरेट से राजनीति की उन्होंने जो यात्रा की है, उसी में रेलवे के पतन के बीज भी छुपे हुए हैं। यह अजीब विडंबना है कि वैष्णव ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली लेकिन बन गए नौकरशाह, लेकिन यह क्षेत्र भी उन्हें रास नहीं आया। फिर अचानक कारपोरेट के रास्ते पर चल पड़े और वहाँ भी शुरुआत उन्होंने बदनाम कंपनियों के साथ की। इसमें एक नाम बी प्रभाकरन का आता है, जिसकी कंपनी का नाम त्रिवेणी पायलट्स प्राइवेट लिमिटेड है। 2010 में सिविल सेवा से बीआरएस लेने के बाद वैष्णव इसी कंपनी के निदेशक के तौर पर ज्वाइन करते हैं। प्रभाकरन को बारबिल का रेड्डी कहा जाता है। यह उपनाम कर्नाटक के बदनाम रेड्डी ब्रदर्स के नाम पर पड़ा है और प्रभाकरन की कंपनी के बाद दो और कंपनियों के वह मुलाजिम बनते हैं और दोनों बहुराष्ट्रीय होती हैं। इसमें पहला जी और दूसरा सीमेंस है और अभी यहाँ कुछ ही दिन काम किए थे कि एकाएक उनकी राजनीति की रुचि जाग पड़ी और इस तरह से मोदी शाह के हाथ और नवीन पटनायक के साथ वह राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं और फिर राजनीति की नई चादर ओढ़कर एक पूर्व नौकरशाह अपनी उन्हीं पूर्व कंपनियों को कैसे घी पिलाने का काम करता है। यह एक दिलचस्प कहानी है और मामला न केवल हितों की टकराहट का है, बल्कि जिस तरह से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ रेलवे सौदा करता है और फिर वही कंपनी देश और विदेश दोनों जगहों पर पीएम मोदी के चहेते उद्योगपति के साथ ढेर सारे करार करती है, उससे कई अंदेशे पैदा होते हैं। यह अपने किस्म का क्विड प्रो को यानी सौदेबाजी और लेन देन का मामला भी बनता दिखता है। अमेरिका स्थित व्हार्टन बिजनेस स्कूल के इस प्रोडक्ट ने रेलवे को सेवा देने और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जगह अपनी पूरी प्रतिभा रेलवे को निजी हाथों में सौंपने और कॉरपोरेट की सेवा करने में लगाई। तो कैसे, अब आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। 16 जनवरी 2023 को भारतीय रेलवे का उस सीमेंस कंपनी के साथ एक बड़ा समझौता होता है जिसमें कभी रेल मंत्री वैष्णव काम कर चुके थे। सीमेंस का यह तार सिर्फ वैष्णव से नहीं बल्कि देश के इस दौर के सबसे चर्चित उद्योगपति से भी जुड़ता है। वह कहानी आपके सामने आगे आएगी। इस समझौते के तहत कंपनी को 9000 हॉर्स पावर के 1200 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का ठेका मिला, जिसकी कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए होगी। समझौते में तय हुआ कि जर्मन मूल की यह कंपनी इन इंजनों का निर्माण अपने गुजरात स्थित दाहोद प्लांट में करेगी। इसके साथ ही उसे 35 सालों तक इसके रखरखाव का भी ठेका मिला। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी करते हुए कहा कि न केवल भारत बल्कि सीमेंस मोबिलिटी के पूरे इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा ठेका है। मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने 4 भारतीय रेलवे डिपो चुने हैं जो विशाखापट्टनम, रायपुर, खड़गपुर और पुणे में स्थित हैं। इस मामले में दिलचस्प ट्विस्टिंग तब आती है जब यही सीमेंस मोबिलिटी कंपनी भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर करती है, जिसके तहत अडानी की कंपनी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित अपने कार्मिकेल कोल माइंस और समुद्री टर्मिनल के बीच कनेक्शन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम बनाएगी। अडानी के इस विवादित पावर प्रोजेक्ट का ऑस्ट्रेलिया में भीषण विरोध हो रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा क्लाइमेट संरक्षक और पर्यावरण प्रेमी शामिल हैं। उनका भी खास विरोध ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले टर्मिनल को लेकर है। एक्टिविस्टों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के शैवालों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। सबसे ज्यादा विरोध कोयले को लेकर है, क्योंकि इससे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा घातक गैस कार्बन का उत्सर्जन होता है।
यहाँ यह बात गौर करने की है कि इन विरोध प्रदर्शनों के चलते ढेर सारी कंपनियों ने अडानी प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। बहुत सारे निवेशकों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अडानी को किसी तरह का सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन सीमेंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वह अकेली कंपनी है जो अडानी के साथ डट कर खड़ी है। उसके ऊपर इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर नहीं पड़ा है। इसी बीच एक दिलचस्प घटना घटती है। सीमेंस के सीईओ जो कैसर एक दिन जर्मनी की फ्राइडे फॉर फ्यूचर की चर्चित शख्सियत और पर्यावरण एक्टिविस्ट 23 वर्षीय लुइसान न्यूबॉर से मिलते हैं और उनके सामने सीमेंस एनर्जी के सुपरवाइजरी बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन लुइसन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दरअसल इसके जरिए जो कैसर लुइसान की साख का इस्तेमाल कर अपनी कंपनी का अडानी के साथ हुए समझौते को वैधता दिलाना चाहते थे, लेकिन लुइसन उनकी जाल में नहीं फंसी। सीमेंस पर ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण एक्टिविस्टों द्वारा अडानी से अपना समझौता तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। एक्टिविस्ट कंपनी को अडानी के उस माइनिंग प्रोजेक्ट से अलग होने के लिए कह रहे हैं जिसमें उसने कई पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रखा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आई खबर के मुताबिक कारमाइकल कोल और रेल प्रोजेक्ट पर सीमेंस के साथ काम करते हुए अडानी समूह ने 4 बार नियमों को तोड़ा है। इसके एवज में उसके ऊपर कुल $20,000 का जुर्माना भी हो चुका है। हालांकि अडानी की ऑस्ट्रेलियाई इकाई ने इसे मामूली बताया है। साथ ही उसका कहना था कि मामले को हल कर लिया गया है। अडानी समूह और सीमेंस का यह रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों कंपनियों के बीच 2009 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत सीमेंस को अडानी के गुजरात स्थित मुंद्रा यूनिट से बिजली हरियाणा भेजी जानी थी। 1400 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट में सीमेंस इंडिया का हिस्सा 720 करोड़ का था, जबकि 660 करोड़ रुपए उसकी पेरेंट कंपनी को जाने थे। इसके तहत सीमेंस कंपनी को 1000 किलोमीटर में 500 किलोवाट के हाई वोल्टेज वाले डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने थे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अडानी समूह सीमेंस के साथ एक और समझौते में गया है। पूरा देश जानता है कि अडानी भारत में विंड पावर प्रोजेक्ट के चैंपियन माने जाते हैं। सीमेंस ने इस क्षेत्र में भी उनके साथ काम करने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनी 473 मेगावाट की 215 एसजी विंड टरबाइन अडानी समूह को देगी। यह करार सीमेंस गमेसा और अडानी के बीच हुआ है। सीमेंस गमेसा भी सीमेंस की ही एक सिस्टर कंपनी है। दोनों के बीच यह समझौता राजस्थान के फतेहगढ़ के लिए हुआ है। इसके तहत कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, संयंत्र की स्थापना तथा विंड टरबाइन की शुरुआती देखरेख करनी थी। इसके अलावा सीमेंस गमेसा पहले भी इसी तरह अडवाणी के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें 391.2 मेगावाट और 87.6 मेगावाट के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 860 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर दोनों कंपनियां काम कर रही हैं। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता 2017 में हुआ था। इसे अडानी का साथ कहें या फिर कोई और वजह, सीमेंस हमेशा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2009 में स्थापित इस कंपनी ने 6.9 गीगावाट के मार्क को पार कर लिया है। कंपनी के पास आंध्रा के नेल्लोर और गुजरात के हलोल में 2 ब्लेड फैक्ट्री हैं। इसके साथ ही चेन्नई के ममंदपुर में उसका एक कारखाना है। रेलवे वैष्णव से रिश्ता रखने वाली दूसरी कंपनी जी के साथ भी समझौते में गया था। हालांकि यह समझौता 2015 में हुआ था, जिसके तहत वह रेलवे के लिए 1000 डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन बनाएगी और इसमें कुल $200 मिलियन का निवेश होगा। कंपनी ने इससे संबंधित पत्र मंत्रालय से हासिल कर लिया था, जिसमें इंजन सप्लाई के साथ ही उसके मेंटेनेंस का 11 सालों तक का अधिकार भी शामिल था। इस पर तकरीबन $2.6 बिलियन खर्च की उम्मीद थी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने बिहार के मरौरा को चुना है और मेंटेनेंस के काम के लिए गुजरात के गांधीग्राम और पंजाब के भटिंडा को चुना गया है। यह बात ध्यान देने की है कि इसके 1 साल पहले ही सरकार ने रेलवे में 100% FDI की इजाज़त दी थी। लोकोमोटिव बनाने वाली सरकारी कंपनियों की ट्रेड यूनियनों ने इन ठेकों का विरोध किया है, लेकिन जब वहां काम करने वाला अधिकारी ही मंत्री हो जाए तो फिर नतीजा सबको पता है। सबसे बड़ा सवाल है उन्हें ठेके देने वाली और उनकी सप्लाई की गुणवत्ता की जांच में निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है।